हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा और आज हम करने वाले हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके ऊपर आके हर किसी की सुई जो है वो अड़ जाती है, रुक जाती है। उस टॉपिक का नाम है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की कैलकुलेशंस अक्सर बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी और मोलैलिटी। और ये क्यों लगती हैं, उसका रीज़न है कि इसके अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। तो पहले इसमें इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन करनी होती है एंड देन यू आर एबल टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटीज़। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम नॉर्मेलिटी को समझ सकते हैं। नॉर्मेलिटी है क्या? सबसे पहली बात कि ये नॉर्मेलिटी क्या है। ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा। इट इज ऑल्सो अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके, ये भी बाकियों की तरह एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जिससे हम किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं। सो दिस इज नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसको हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे कि ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हैं और इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास एक 1 लीटर सॉल्यूशन है, दिस इज 1 लीटर सॉल्यूशन, और इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब उस जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसको अगर ये लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो उसके अंदर जो सोल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी नॉर्मेलिटी। अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे 1 लीटर के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे कि ये 2 नॉर्मल सॉल्यूशन है। ओके, तो ये वाली बात होती है। तो चलिए इसको समझते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा n के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। n मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बच्चे इसका फॉर्मूला जो है वो बन जाता है हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। करेक्ट। अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट होता है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है बेटा वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ओके, तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां पर फिल कर देता हूं एट द प्लेस ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, देन मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मेलिटी मेरे पास क्या बनेगी? WB मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ओके, or you can also write it as normality is equals to WB upon equivalent weight of solute
इंटू वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। सो इस तरीके से आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। यहां पर एक छोटी सी चीज है जो बच्चों को अक्सर ही तंग करती है, और वो ये है कि हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट निकालना इज वेरी सिंपल। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ओके, तो देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जा सकता है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सोल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन n फैक्टर। ओके, अपॉन n फैक्टर। नाउ व्हाट इज n फैक्टर? n फैक्टर क्या चीज है? ओके, तो जब तक आपको n फैक्टर के बारे में पता नहीं होएगा तब तक आप इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पाओगे, और जब तक आप इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पाओगे तब तक आप नॉर्मेलिटी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, बिकॉज नॉर्मेलिटी के अंदर आपको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि n फैक्टर क्या चीज है। ये जो n फैक्टर है इट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। इट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। ओके, इसे वैलेंसी फैक्टर कहा जाता है, और इसकी कैलकुलेशन तरह तरह के कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट रूप से हम निकालते हैं। ओके, अगर हम बात करें एसिड्स की तो एसिड्स का n फैक्टर अलग तरीके से निकलता है। अगर हम बात करें बेस की तो बेस का n फैक्टर अलग मेथड से निकलेगा। अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की तो सॉल्ट का अलग तरीके से निकलता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तो उसका अलग तरीके से निकलता है। तो n फैक्टर जो है वो अलग अलग तरह के कंपाउंड का अलग अलग वे से निकलेगा, और उसी तरह से हम फिर नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ यही थोड़ा सा झंझट है जिसकी वजह से नॉर्मेलिटी आमतौर पर बच्चों को मुश्किल नजर आती है, लेकिन असल में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि n फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे होती है। इस फॉर्मूले को हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम n फैक्टर की कैलकुलेशन के बारे में समझते हैं कि n फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, तो देखिए n फैक्टर फॉर एन एसिड कैलकुलेशन। चलो एक काम करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं सारा। आपने आई थिंक नोट तो कर ही लिया होगा, नॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशंस हैं उसको आपने नोट कर लिया होगा। सो नाउ द हेडिंग इज कैलकुलेशंस ऑफ n फैक्टर। n फैक्टर को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए n फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। ओके, फॉर एसिड्स, अगर एसिड्स होते हैं तो एसिड्स के लिए n फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। तो देखिए एसिड्स के लिए एक टर्म होती है बेसिसिटी, और बेसिसिटी ही n फैक्टर होता है एसिड्स के लिए। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि फॉर एसिड्स n फैक्टर इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड बाय एसिड इन एक्वस मीडियम। अगर मैं एसिड को एक्वस मीडियम के अंदर डालता हूं और वो H पॉजिटिव रिलीज करता है, और वो कितने H पॉजिटिव रिलीज करेगा, एक मॉलिक्यूल उसका, दैट इज द n फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एसिड है HCl, ओके, सो HCl क्या करता है कि 1 H पॉजिटिव रिलीज करता है, तो इसलिए इसका n फैक्टर क्या होएगा, n फैक्टर विल बी इक्वल टू 1। अगर मैं बात करता हूं H2SO4 की, तो H2SO4 क्या करेगा, 2H पॉजिटिव रिलीज करेगा बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या करेगा, n फैक्टर यहां पर आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। ओके, फॉर नाइट्रिक एसिड HNO3, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, यहां पर मेरे पास n फैक्टर क्या बनेगा, यहां पर मेरे पास 1 बन जाएगा। n फैक्टर
को कुछ लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं एसिड्स के केस में। वो सोचते हैं कि जितने H पॉजिटिव्स, जितने हाइड्रोजन्स हैं एसिड के फॉर्मूले में, उतना ही उसका एन फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक हाइड्रोजन था तो एन फैक्टर 1 निकला, यहां पर 2 हाइड्रोजन थे तो एन फैक्टर भी हमारा 2 आया, और यहां पर एक हाइड्रोजन है तो यहां पर हमारा एक ही एन फैक्टर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक होते हैं वीक एसिड्स। जो वीक एसिड्स होते हैं वो संपूर्णतम 100% डिसोसिएशन नहीं करते हैं और वो पार्शली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, पार्शली H पॉजिटिव वो रिलीज करते हैं। कैसे, आइए समझाता हूं। ओके, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। ओके, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन कैसे होती है? अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ओके, इसको अगर मैंने एक्वस मीडियम के अंदर डाला तो अगर ये सिर्फ एक H पॉजिटिव रिलीज करता है और दूसरा HSO4 नेगेटिव आयन बनाता है तो इस केस में एन फैक्टर 2 नहीं होगा, क्योंकि उसने एक ही H पॉजिटिव रिलीज किया है, दूसरा अभी नहीं किया है। तो उस केस में हमारे पास एन फैक्टर 1 बन जाता है। अगर मैं बात करूं वीक एसिड्स की, तो जैसे मेरे पास है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। ओके, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं और इसके पास 3+1 4 हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन ये रिलीज केवल एक ही करता है। ओके, तो इसका भी एन फैक्टर 1 ही होगा, 4 नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होता है एन फैक्टर को देखते समय कि एन फैक्टर आपका वीक एसिड है, क्या उसकी डिसोसिएशन कंप्लीट हो रही है कि इनकम्प्लीट हो रही है। तो इन चीजों को हम एन फैक्टर बोलते हैं। और ये एन फैक्टर इन द केस ऑफ एसिड्स आमतौर पे बेटा बेसिसिटी के बराबर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिसिटी। क्लियर? गुड। आई होप कि आपको एसिड्स के केस में एन फैक्टर निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं बेस के केस में। ओके, अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ बेस। एसिड्स के लिए एन फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी, और बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा? उसकी एसिडिटी। मतलब फॉर बेसिस एन फैक्टर is equal to number of OH negative ions released in aqueous medium। ओके, अगर हम किसी बेस को पानी के अंदर डालते हैं, एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो वो कितने OH नेगेटिव रिलीज कर सकता है, दैट इज द बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एक्वस मीडियम के अंदर डालते हैं तो ये एक OH नेगेटिव रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि यहां पर इसका एन फैक्टर 1 है। ओके, अगर मेरे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको अगर मैं एक्वस मीडियम के अंदर डालता हूं तो ये मेरे को कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव रिलीज करेगा। तो इस केस में एन फैक्टर 2 हो जाता है। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं AlOH3 की, तो इस केस में हमें 3 OH मिल सकते हैं, 3 OH नेगेटिव। तो इस केस में एन फैक्टर की गिनती 3 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप बेसिस का एन फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं सॉल्ट की, तो सॉल्ट के केस में आप एन फैक्टर कैसे निकालोगे उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ी सी इसकी हम बात करेंगे कि फॉर सॉल्ट्स, अगर सॉल्ट की बात की जाए, ओके, तो एन फैक्टर किसके बराबर होता है? एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कैटाइन। ओके, कैटाइन के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज द एन फैक्टर। लेकिन बेटा ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर
इसके ऊपर +1 चार्ज है, उसके ऊपर -1 चार्ज है, तो n फैक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, n फैक्टर इज इक्वल टू 1। एक्चुअली सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, लेकिन हम इसको प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं जो कि 1 है। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं Al2SO4 3 की, ओके, तो यहां पर आपको क्या समझ आ रहा होगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है +3 और इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर है -2, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज बन जाएगा n फैक्टर इस केस में आएगा बेटा 3। ओके, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको समझ होनी चाहिए कि हम किस तरह का सॉल्ट ले रहे हैं और उसके ऊपर कैटाइन के ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी द n फैक्टर, बट विदाउट द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपको उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लेने होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो उस केस में आपको किस तरह से देखना होता है, आइए समझते हैं। फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके, तो जो बेटा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनके लिए n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर एटम्स ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया या कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जितना चेंज आ रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर दैट विल बी द n फैक्टर। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और ये बन जा रहा है, सॉरी ये आ जाएगा कॉपर प्लस जिंक सल्फेट और ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो यहां पर जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो थी +2 और यहां पर है 0, और यहां पर इसकी थी 0 और यहां पर इसकी है +2, तो यहां पर इन केस में n फैक्टर हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस्ट हो रहे हैं यहां पर। ओके, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंजिंग। क्लियर। और एक आखिरी चीज है बेटा फॉर एलिमेंट्स के केस में n फैक्टर जो होता है, क्योंकि n फैक्टर का नाम ही वैलेंसी फैक्टर है, तो एलिमेंट्स के लिए वो इसकी वैलेंसी के इक्वल ही होगा। ओके, ये इसकी वैलेंसी के इक्वल ही होगा। जैसे कि कार्बन, अगर हम कार्बन डाल रहे हैं किसी सोल्यूशन के अंदर तो उसका n फैक्टर 4 होगा, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी जो है दैट इज इक्वल टू 4। तो अब इन्हीं चीजों को एक बार हल्का सा और देखते हैं कि आखिरकार इसका हमें फायदा क्या होने वाला है। देखो बेटा, हमने बात की थी नॉर्मेलिटी, हम कैलकुलेट तो बेसिकली नॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं। ओके, वी आर कैलकुलेटिंग जस्ट नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास आ चुका था इक्वल टू WB ओवर इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000, वॉल्यूम इन ml। ओके, ये हमने फॉर्मूला जो है वो जनरेट कर लिया था यहां तक। अब इसको थोड़ा आगे देखिए कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हमने देखा कि जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन n फैक्टर। ओके, तो क्या मैं इसकी वैल्यू को यहां पर फिल कर सकता हूं? बेशक कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू n फैक्टर, ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। अब इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। अब आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000। तो आपको इस चीज को देखकर इसमें कुछ नजर आ रहा है? WB ओवर MB इंटू V, ये चीज, इसकी वैल्यू मोलैरिटी के बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स n फैक्टर। ओके,
तो इस तरह से भी आप नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका सिंपल फॉर्मूला तो आपके पास है ही है, WB इंटू एन फैक्टर अपॉन MB इंटू V इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास आ जाते हैं, एक तो इसका रिलेशन है मोलैरिटी के साथ और दूसरा ये जो है सिंपली तौर पे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि आप नॉर्मेलिटी को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से इसकी हम कैलकुलेशंस करते हैं। और आपको जाते जाते मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जो नॉर्मेलिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, आप देख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है। इट मीन्स कि नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि जो प्रोडक्ट रहता है n और v का दैट इज कांस्टेंट। मतलब n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2 हमेशा रहता है। और इस इक्वेशन का हम अपनी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम टाइट्रेशंस करते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं लैब के अंदर प्रैक्टिकल्स के दौरान। ओके, उस केस में ये इक्वेशन आपको अक्सर ही देखने को मिली होगी, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। और ये डाइल्यूशन की इक्वेशन है। फॉर डाइल्यूशन n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। तो ये था ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा, या फिर जिनको पहले से सब कुछ आता है उनको भी ये रिवाइज करवाने में कामयाब रहा होगा वीडियो। और आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ। और अगर कोई चीज़ बेटा आपको इसमें से पूछनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आता है। हम उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।